डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मेरे तरफ से तुम सबको ढेर सारा आशीर्वाद और ईश्वर से ये भी प्रार्थना है कि हमारे सारे बच्चे स्वस्थ रहें, पढ़ाई में ध्यान दें। मेरे बच्चों, आज मैं चैप्टर 3 मिस्र की यात्रा का मैं सारांश दूंगा और व्याख्या दूंगा। मेरे बच्चों, ये कहानी नहीं है। चैप्टर 3 कहानी नहीं है। आखिर इसमें किस बात का वर्णन है, यह समझ लो। यह एक पत्र है। चैप्टर 3 इज ए लेटर। यह एक पत्र है और यह पत्र, यह लेटर देश के पहले प्रधानमंत्री, आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री, अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को नैनी जेल से लिखा था। मेरे बच्चों, नेहरू जी का परिवार, इंदिरा गांधी जी का परिवार एक रॉयल फैमिली था। नेहरू जी अनेक देशों की यात्राएं किए थे, अनेक विदेशों की यात्राएं किए थे, अनेक देशों की। वे स्वाधीनता संग्राम में कई बार जेल भी गए थे। गांधी जी के साथ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ वे अनेक बार जेल भी गए थे। एक बार आंदोलन के दौरान ही, आजादी के आंदोलन के दौरान ही वे पकड़े गए थे। उन्हें इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा गया था। इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा गया था। वही इलाहाबाद मेरे बच्चों, आजकल उसका नाम बदल गया है, नया नाम मिला है प्रयागराज। क्या? प्रयागराज। इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही नैनी एक हिस्सा है। उसी नैनी के जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू कैद थे। अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया था। उसी जेल में बैठे बैठे उन्होंने अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने मिस्र देश की बातें बताई थी। पत्र का माध्यम, ये मकसद क्या था? वे ये पहली घटना नहीं थी, पहली बार नहीं था। जब भी वो जेल जाते अपनी पुत्री इंदिरा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वही इंदिरा गांधी जो हमारे देश की एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री साबित हुई थी, जिन्होंने कई अच्छे कदम उठाए थे। मेरे बच्चों, जेल में बैठे बैठे नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अनेक पत्र लिखे। उन पत्रों का क्या मकसद था? मकसद था बेटी को देश विदेश की जानकारी देना। कौन देश कैसा है, वे पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को, अर्थात इंदिरा जी को, अनेक जानकारियां देते थे। मेरे बच्चों, नेहरू जी द्वारा दी गई जानकारियां इंदिरा जी के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इससे उनका ज्ञान बहुत बढ़ा। इस पत्र में भी
उन्होंने मिस्र की बातें बताई हैं। एक बार जब पहले कभी वे मिस्र की यात्रा पर गए थे, उन्होंने मिस्र में जो जो बातें उन्होंने देखी थी, वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में, मिस्र की हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर के बारे में जो बातें उन्होंने देखी थी, उन बातों की जानकारी देने के लिए नेहरू जी ने यह पत्र अपनी बेटी इंदिरा जी को लिखा था और पत्र के माध्यम से मिस्र से जुड़ी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यता की पूरी जानकारी उन्होंने दे दी। मेरे बच्चों, इस पत्र के माध्यम से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसमें केवल इंफॉर्मेशन है। क्या क्या बातें बताई थी नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा जी को, वो एक एक करके इस पाठ के माध्यम से मैं बताता हूं। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना। यह नैनी जेल 1930, ये लेटर लिखा गया था 1930 में। टुडे इज 2020। 1930 में यह पत्र लिखा था नेहरू जी, वो भी नैनी जेल से। नैनी कहाँ है मेरे बच्चों? इलाहाबाद। इलाहाबाद का आज का नाम प्रयागराज, वहां से लिखा था। पत्र लिखने का मकसद क्या था? आगे देखो। मिस्र देश, पहला मकसद था देश विदेश की जानकारी इंदिरा जी को घर बैठे बैठे हो जाए कि उस देश में क्या है, उस देश की ऐतिहासिक अवस्था क्या है, वहाँ की सभ्यता कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है। इंदिरा जी को इसकी जानकारी मिले। इस पत्र में भी उन्होंने मिस्र की जानकारी दी। स्थान नैनी जेल, वर्ष 1930। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती थी, अक्सर तुम मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती थी, लेकिन आज तुम साथ नहीं हो। मैं जेल में हूं, तू घर में हो। इसलिए आज मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें दुनिया की और बड़े बड़े देशों की कथाएं लिखकर बताते चलूं। पुराने जमाने में शहरों और गांव में किस तरह के लोग रहते थे, इन एंशिएंट पीरियड गांव में, शहरों में किस प्रकार के लोग रहते थे, उनका हाल, उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकान, उनकी इमारतें, पत्थर और तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है कि वे लोग कैसा जीवन जीते थे। क्योंकि वे लोग जो छोड़ गए हैं, आज भी उनके छोड़े हुए घर, उनके मकबरे, उनके मतलब जीवन की हर बातें उनकी छोड़ी हुई वस्तुओं से पता चल जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस समय के बारे में ज्ञात होता है। मिस्र में अभी बड़ी बड़ी मीनारें, स्फिंक्स मौजूद हैं। ये पत्र लिखा है मिस्र के बारे में, मिस्र देश के बारे में। कह रहे हैं बेटी, आज भी मिस्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, स्फिंक्स है। स्फिंक्स लक्सर और दूसरी जगहों में भव्य मंदिरों के खंडर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं, लेकिन जिस वक्त वे स्वेज नहर से गुजरते थे, वे हमसे बहुत दूर न थे। शायद तुम्हारे पास इनकी तस्वीरों के पोस्टकार्ड मौजूद हो। स्फिंक्स, स्फिंक्स क्या है मेरे बच्चों? शेर की एक बहुत बड़ी मूर्ति जिसका चेहरा एक औरत का था, उसे स्फिंक्स क्या है? शेर की एक बहुत बड़ी मूर्ति जिसका चेहरा एक औरत का था और चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी। इस चित्र को, इस मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं, औरत के चेहरे वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डिटेल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि ये इतनी बड़ी मूर्ति क्यों बनाई है। पूरा शरीर शेर का और चेहरा एक औरत का,
उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट दिखाई देती है। किसी के समझ में नहीं आता कि वह इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही है। मुस्कुराती है लेकिन उसके मुस्कुराहट में प्रसन्नता नहीं दिखती मेरे बच्चों, प्रसन्नता। तुम तो जान गई होगी कि आज मैं तुम्हें मिस्र देश के बारे में बताने जा रहा हूं। पत्र में लिखे हैं कि आज मैं तुम्हें मिस्र के बारे में बताने जा रहा हूं। मिस्र के बारे में मेरे बच्चों। मिस्र में बनी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी है, बड़ी बड़ी मीनारें हैं, बहुत लंबी चौड़ी। वास्तव में वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते हैं। बड़ी बड़ी मीनारें क्या है मेरे बच्चों? मीनारें क्या है? अरे वो मकबरा है जो बड़े बड़े राजा महाराजा जब मरते थे तो उनके लिए मीनारें बनाई जाती थी और उनके मृत शरीर को विशेष किस्म के तेल और मसाले मिलाकर बड़े बड़े राजा महाराजा जब मरते थे उनको उनके शव को, उनके डेड बॉडी को रखने के लिए मीनार तैयार किया जाता था, जिसमें उनके लिए उनके शव रखे जाते थे, जिनके उनके ताबूत रखे जाते थे। लेकिन ताबूत में रखने से पहले उनके शव को, उनके डेड बॉडी को विशेष किस्म के तेल का लेप किया जाता था, जिसमें अनेक मसाले मिले रहते थे जिससे उनकी लाश न सड़ेगी। और उनके ताबूत में कीमती आभूषण और न सड़ने वाले भोजन रख दिए जाते थे। मेरे बच्चे एक बात बताओ, ऐसे ऐसे मीनारें हैं जिसमें आज से हजारों साल पहले की रखी हुई वस्तुएं ज्यों की त्यों है। जैसे फ्रिज में रखते हो कोई चीज़ सड़ती गलती नहीं, तो वैसे पहले की मीनारें बनी हुई हैं जहाँ कोई मशीन नहीं है, लेकिन उसमें रखी हुई हर वस्तुएं एकदम सुरक्षित है। लगता है कि अभी 2 दिन पहले, कल या 1 घंटे पहले रखी गई। ऐसे पहले के कलाकार थे मेरे बच्चों। मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते हैं, फिरौन। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। एक बार ये अपनी बेटी इंदिरा को लंदन ले गए थे। लंदन, वहाँ पर एक मम्मी देखी थी, दिखाया था उन्होंने इंदिरा जी को। मम्मी मीन्स मृतक शरीर जिसको एक बक्से में रखा जाता है, जिस पर तेल और मसाले का लेप रहता है ताकि वो खराब न हो। मम्मी किसी आदमी या जानवर का नाम नहीं, इसे हम मृत शरीर को कहते हैं, डेड बॉडी को, जिसमें बहुत ऐसे तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं ताकि मृत शरीर न सड़े। बच्चाओं को मरने के बाद मम्मी बना दिया जाता था और उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था। उनके पास सोने और चांदी के गहने भी रख दिए जाते थे कि कभी ये जीवित होंगे तो पानेंगे, और जीवित होंगे भूख लगेगी तो वे खाना भी खाएंगे। मेरे बच्चों, खाना, वस्त्र, आभूषण रख दिए जाते थे। आज भी मिलते हैं। कितने लोग तो डर के मारे मीनारों में जाते ही नहीं। सजावट की चीजें, खाने पीने की वस्तुएं भी रख दी जाती हैं। लोगों का विचार था, क्यों ये लोग ऐसा करते थे? तेल मसाले लगाकर शरीर को ताबूत में रख देते थे कि कभी ये तो जीवित होकर उठेंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े, आभूषण वहाँ रखे जाते थे कि ये पहनेंगे, भूख लगेगी तो खाएंगे। आज भी उनके ताबूत में रखा हुआ उनका शरीर ज्यों के त्यों मीनारों के भीतर। शायद मरने के बाद उन्हें खाने की आवश्यकता रहेगी। 2-3 साल कुछ लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक बादशाह की मम्मी पाई जिसका नाम तूतनखामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत कीमती चीजें रखी हुई थी। मिस्र का ही एक बहुत प्रसिद्ध राजा था तूतनखामिन। उसका जो ताबूत रखा था और उसका जो मृतक शरीर था, जो डेड बॉडी था, जिसमें तेल और मसाला मिलाकर रखा गया था,
उसके ताबूत के बगल में बेशकीमती कपड़े आभूषण रखे हुए थे और नाना प्रकार के खाने की वस्तुएं रखी थी कि कभी भी तो उठेंगे खाएंगे। मेरे बच्चों, उस जमाने में भी जैसे आज भी खेतों की सिंचाई बड़े बड़े कैनाल से होती है, नहरों से, उस जमाने में भी मिस्र के खेतों को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई गई थी। मेरी डू नाम की झील खास तौर पर मशहूर है। वह एक झील पौंड मशहूर है जिसका नाम मेरी डू है। इससे मालूम होता है कि पुराने जमाने में मिस्र के रहने वाले लोग कितने होशियार थे। आज से हजारों साल पहले की बात है। उस समय भी लोग, मेरे बच्चों, तुम लोग तो पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता आदि पढ़ते ही हो। उसमें बताया, पढ़ने के मिलता है कि उस समय कितने लोग चतुर थे। उनके रहने सहने की व्यवस्था भी उच्च कोटि की थी, हर व्यवस्थाएं थी। बहुत अच्छे ढंग से घर बनाकर रहते थे। मिस्र के लोग भी आज से 1000 साल पहले बहुत अच्छे ढंग से रहते थे। इससे मालूम होता है कि पुराने जमाने में मिस्र के रहने वाले लोग कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों, झीलों और बड़ी बड़ी मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया। बड़ी बड़ी मीनार समझो कि उसमें रखा हुआ कोई भी वस्तु खराब नहीं होता। कोई भी वस्तु बताओ कितने बड़े इंजीनियर थे। आजकल तो वस्तु खराब ना हो फ्रिज में रखते हैं, उसके लिए 10-15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, वो भी 10 दिन 15 दिन तक, उसके बाद वो भी वस्तु खराब हो जाती है। लेकिन उन मीनारों के भीतर रखी हुई वस्तु हजारों साल से पड़ी हुई है, खराब नहीं होती। क्रेडिया या कीट एक छोटा सा टापू है। कैंडिया या क्रीट मिस्र का एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। हम इस टापू के पास से होकर निकले थे। इस छोटे से टापू में पुराने जमाने की बहुत सी सभ्यता पाई जाती है। निसोज में एक बहुत बड़ा महल है, निसोज। उसके खंडहर अब भी मौजूद हैं। इस महल में स्नान घर, बाथरूम जो आजकल बनाया जाता है, पानी के नल भी थे। नादान लोग इस नए जमाने की चीज समझते हैं। ये नहीं समझते कि पहले के लोग भी स्नान घर बनाते थे, बाथरूम। पहले के लोग भी ये नल लगाते थे, जहाँ से पानी गिरता था लोग नहाते थे। यानी इसके अलावा वहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, अनेक मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। मेरे बच्चे एक बात बताऊं, आज भी क्ले पॉट मिलता है, मिट्टी के बर्तन बहुत महंगे, कढ़ाई मिलती है जिसमें खाना पकाया जाता है, थाली मिलता है, शौक से लोग अपने घर में रखते हैं और बहुत ही मजबूत भी होता है, टूटता नहीं और कीमती भी होता है। अपने घर में अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से कहना, मिट्टी के बर्तन या ऑर्डर देने पर अमेज़न से, है ना, किसी से भी, स्नैपडील से, कहीं से भी तुम मंगा सकते हो। मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, थाली, चम्मच, ग्लास, सब कुछ। तो उस जमाने में वही है, क्या था, खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी की तस्वीरें और धातु तथा हाथी दांत के बारीक काम भी किए जाते थे। ऐसे हजारों साल पहले मिस्र में इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। मेरे बच्चों, अब एक चीज मैं बताऊं, जिस मिदास नाम के एक राजा की कहानी तो लोग पढ़े, वही राजा जिसने धन के लोभ में ईश्वर से प्रार्थना कर उनको खुश करके यह वरदान मांगा था कि हे प्रभु, ऐसा वरदान दो कि मैं जिस चीज को छूं वो सोने का बन जाए। इतना धन का लोभी था। वास्तव में मेरे बच्चों, उससे वरदान मिला, लेकिन वही वरदान उस राजा मिदास के लिए, वही वरदान अभिशाप बन गया। खाने बैठा, रोटी खाना शुरू किया, जो ही रोटी को हाथ से उठाया, रोटी सोने में तब्दील हो गई।
चावल खाने की कोशिश की, चावल के दाने सोने में तब्दील हो गए, भूख को मरने लगा। एक बार उसकी बेटी रोते रोते आई, प्यार से उसे गोदी उठाया, उसकी बेटी भी सोने की बन गई। मेरे बच्चों, वही मिदास, राजा मिदास मिस्र का ही, जिसकी कहानी अब पढ़ते हैं, उसका भी मालवा। तुमने मिदास बादशाह के बारे में पढ़ा होगा। वह जिसको छू लेता था वो हर चीज सोने की हो जाती थी। वो खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना का हो जाता था, और सोना तो खाने की चीज नहीं। इसके लालच की वह उसे सजा दी गई थी। यह है तो एक मजेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज नहीं है। धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। जितना लोग सोचते हैं क्रीट के सभी राजा मिदास कहलाते हैं। क्रीट में, केंडिया में जो भी राजा बनते हैं सब मिदास कहलाते हैं। इनकी कहानी उन्हीं में से किसी एक राजा की थी। मिदास के बनने के बाद जो भी राजा वहाँ हुए, सबको मिदास की टाइटल मिले। मेरे बच्चों, नेहरू जी ने मिस्र के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे दी इस पत्र के माध्यम से। मिस्र के इतिहास के बारे में भी बता दिया कि वहाँ का इतिहास हजारों साल पुराना है। हजारों साल पहले भी मिस्र में लोग आधुनिक तौर तरीके से रहते थे। उनके ज़माने में भी कलाकारी थी। यही नहीं, उनकी इमारतें भी, उनके द्वारा बनाई गई मीनारें भी उस जमाने के प्रसिद्ध इंजीनियरों की सौगात थी। जैसी आज मीनार वैसी मीनार नहीं बन सकती। वहाँ की सभ्यता कैसी थी, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इस पत्र के माध्यम से नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को बताई। और इसी पत्र के माध्यम से मेरे बच्चों, आप लोगों को भी मिस्र के बारे में पूर्ण जानकारी हुई। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। अगले पीरियड में जो अगले हफ्ते होगा, मैं इसका लघुत्तरीय प्रश्न और प्रश्नोत्तर दूंगा, लेकिन देने से पहले, प्रश्नोत्तर देने से पहले या लघुत्तरीय प्रश्न देने से पहले, दोनों का मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको मैं लिख करके उसका फोटो लेकर आप लोगों को भेज दूंगा। उसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे बच्चों।